आप सभी भाइयों को नमस्कार। आपके बीच में आज यहाँ के सबसे चर्चित नेता, हम सबके भाई, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भाई आलोक प्रसाद जी आपके बीच में, हमारे सबसे आदरणीय नेता और महाराजगंज जिले के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य भाई जग्गू जी, प्रदेश सचिव भाई वसीम अहमद जी और साथ में घुगली ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष भाई गनी जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि हम हर गांव में जाकर हर दलित भाइयों से मिलकर एक दलित और मुस्लिम संवाद करें। यह संवाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके कई कारण हैं। अगर हमें अपने बच्चियों को सुरक्षित रखना है तो दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है। अगर हमें महंगाई से छुटकारा पाना है तो दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है। अगर हमें अत्याचार से छुटकारा पाना है तो दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है। अगर हमें अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है तो दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है। आपके सामने जो भाजपा की सरकार है, एक ऐसा कानून ला रही है जिसको सिविल लाइन कोड बोलते हैं। अगर वो कानून अगर इस सरकार ने पारित कर दिया, अगर इस सरकार ने उस कानून को ला दिया तो जो हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े जो भाई है, जो आरक्षण कांग्रेस सरकार दिया करती थी, अगर वो कानून पारित हो जाता है तो इस आरक्षण का सुविधा खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए भी दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है। दोस्तों, जब हम और आप एक साथ थे तो जो ये सरकार आज 300 सीट लेके राज कर रही है, उसके 2 सीट आया करती थी। इसका आप लोग गवाह भी हैं और सब लोग जानते भी हैं। ये जो भाजपा की सरकार है, आपके सामने जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर हम 350 रुपया में लेते थे, आज वो 1100 रुपया में दे रही है। जो तरुआ का तेल हम 80 रुपया में लेते थे, आज वो आपको 200 रुपया लीटर में मिल रहा है। जो सरिया हम लोग 3500 रुपया प्रति क्विंटल लेते थे, आज वो सरिया 7000 के ऊपर चला गया है। जो सीमेंट की बोरी हम लोग मात्र 200 रुपया में लेते थे, आज वो सीमेंट की बोरी 450 रुपया के पार चली गई है। इसलिए भी दलित मुस्लिम संवाद जरूरी है, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ रहे, मुस्लिम भाइयों ने अपना पुराना घर में वापसी कर लिया है और अपने पुराने घर में जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अपने दलित भाइयों से भी कि आप अपने पुराने घर में वापस आए, अपने पुराने घर में फिर वापस लौट के आए। और 2024 में दलित मुस्लिम संवाद का सबसे बड़ा मतलब यही है कि हम और आप दोनों मिलकर 2024 में एक साथ कांग्रेस पार्टी को लाएं और अपने रोजगारी, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस बेरोजगारी को खत्म करें। जो महंगाई चरम सीमा पर है, उस महंगाई को खत्म करें। जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उस महिला के उत्पीड़न को खत्म करें। और आपके बीच में हमारे माननीय श्री भाई आलोक प्रसाद जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इस दलित मुस्लिम संवाद पर आप भी इन लोगों को कुछ कहें। धन्यवाद। मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे बोलूंगा। बहुत तेज आवाज है आपका। माइक की जरूरत पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और प्रदेश से जो एक मिसाल लेके अपने साथ, एक मशाल लेके अपने साथ चले, हमारे प्रदेश के महासचिव, हमारे छोटे भाई इनायत खान साहब, वसीम अहमद साहब, जो हमारे साथ सुख दुख के साथी रहे, जिन्होंने हमारे साथ तमाम कार्यक्रमों में साथ लिया, हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के पुलिस की लाठियाँ खाई, हमारे पूर्व घुगली के ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल गनी भाई, हमारे रोहित भाई और आप ही के नेता, आपके बीच में से जो नेता निकल के आया, प्रदेश तक अपना नाम रोशन किया, आज जिला पंचायत सदस्य है, हमारे भाई, हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई आदरणीय जग्गू प्रसाद जी। मैं आप सभी का और नटवा की जनता का, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, लोग पार्टी की बात करते हैं, लोग पार्टी की बात करते हैं,
कहते आप हमसे जुड़िए, हम ये करेंगे, हम उनसे जुड़िए, हम ये करेंगे। हम केवल असूल और संविधान की बात करते। जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का अधिकार किसने दिया, किसने दिया उनको आखिर? तो पहली बात तो समझ लीजिए आप कि कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी की सरकार थी, जिससे समय नरेंद्र मोदी जी की है। उसके बाद भी एक दूसरे पार्टी से व्यक्ति को लाके, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लाके हिंदुस्तान की आत्मा या दिल जिसको कहा जाए, संविधान बनाने का अधिकार दिया। क्यों दिया? बड़ा सवाल है, क्यों दिया? कांग्रेस के पास नेता नहीं थे, पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संघर्ष करके आए थे, जो दलितों की बात जानते थे, जो अल्पसंख्यकों की बात जानते थे, जो गरीबी की बात जानते थे, वो कोई और नहीं जान सकता था, वो कोई और नहीं जान सकता था। जब उन्होंने संविधान लिखा, तो उस दुख को लिखा, उस प्रताड़ना को लिखा, उस वेदना को लिखा, उस तकलीफ को लिखा जो हमारी हर दलित माताएं बहनें महसूस करती हैं बच्चे को पालने में, हमारे हर अल्पसंख्यक भाई महसूस करते हैं अपने बच्चों को परवरिश करने में। उस तकलीफ को लिखा, तब जाके हिंदुस्तान का संविधान बना। और मैं इस नाते नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं, इस नाते क्योंकि मैं भी ऐसे दलित परिवार से आता हूं कि मेरे पिताजी यहां मजदूरी क्या करते थे, महाराजगंज में मजदूरी क्या करते थे, लेकिन विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया और आखिर में मरने से पहले राज्यपाल बना राजस्थान का। ये कांग्रेस का मेरे पर एहसान है। लेकिन इस सबको अगर हटा दिया जाए तो मैं कांग्रेस का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक दलित भाई ने लिखा था संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, लेकिन बिना उसको संशोधित किए, बिना उस पर टीका टिप्पणी किए हुए उसको अपना लिया और आपको संविधान दे दिया। लोग कहते हैं अरे कांग्रेस पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, यही लोग कहते हैं ना आपके गांव में आके, मनुवादी पार्टी है, लोग आके कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जमींदारों के बीच में, राजा रजवाड़ों के बीच में रह के अगर दलितों के लिए संविधान बनाया, इतना हिम्मत किसी और कितना कलेजा किसी में था, तो कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का था कि राजाओं से, रजवाड़ों से, जमींदारों से झगड़ा मोल के संविधान बनाया ताकि हमारे दलित और अल्पसंख्यक भाइयों को और पिछड़े भाइयों को बराबर का मौका मिल सके। आज हो क्या रहा है? आज क्या हो रहा है? कहीं दलित की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे आजमगढ़ का कांड हो, चाहे अलीगढ़ का कांड हो, चाहे गोरखपुर का कांड हो, दलित की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही। अल्पसंख्यक भाइयों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। क्या कोई कानून नाम की चीज है इस हिंदुस्तान में? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था कि हमारा उत्पीड़न किया जाए, हमें रोड पे छोड़ दिया जाए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत ना बचे? हमारे लड़के जो आज ये पढ़ रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, बाबू ये जान लीजिएगा, इस सरकार हर साल 2 लाख नौकरी सरकारी खत्म कर दे रही है। आपको नौकरी मिलेगी कहां से? कहां से मिलेगी? ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात नहीं है। हर साल 2 लाख नौकरियां खत्म कर दे रही है, नई नौकरी आपको कहां से देगी? तमाम हमारे लड़के सुबह सुबह रोड पे दौड़ा करते थे, जो हम सेना में भर्ती होंगे, हम मिलिट्री में जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, वो इस उम्मीद के साथ, इस फक्र के साथ और इस गौरव के साथ जाता था, रोड पर लड़ता था, दौड़ता था, यहां अगर मैं मरूंगा, मैं देश के लिए गोली खाऊंगा तो हिंदुस्तान की सरकार मेरी बीवी बच्चों का पालन पोषण करेगी। इस हिम्मत के साथ वो लड़ता था मैदान में कि कोई बात होगी तो मेरी सरकार है जो मेरे पीछे खड़ी रहेगी और मेरी माता बहनों का और मेरे बच्चों का पेंशन के माध्यम से लालन पोषण करेगी। इस सरकार ने क्या किया? अग्निवीर बना दिया आप लोगों को। 4 साल नौकरी करिए, घर बैठ जाइए, ना पेंशन ना कोई सुविधा, और मर गए तो आपका भगवान ही मालिक है। कैसे कोई देशभक्त बनेगा इस हिंदुस्तान में? गोली खाने की इच्छा मेरी भी है, मैं भी हिंदुस्तान के लिए गोली खा सकता हूं, इनायत भाई भी खा सकते हैं। वक्त और मौका मिले तो हम करके भी दिखा देंगे। लेकिन जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए मर रहे हैं, उस सरकार का भी फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों के, हमारे परिवार का ख्याल रखे। बनता कि नहीं बनता है? बनता कि नहीं बनता है? सरकारी नौकरियां, जब कांग्रेस लुटेरी पार्टी है, डकैतों की पार्टी है,
मनुवादी पार्टी है तो सरकारी नौकरियों में पेंशन दिया जाता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म कर दिया, माननीय मोदी जी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। क्या नौकरी करेंगे आप लोग? क्यों पढ़ा लिखा रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आज एक लड़के को बीटीसी बीएड पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अगर बचपन से लेकर आगे तक की पढ़ाई जोड़ी जाए तो करोड़ रुपए से कम नहीं लगता है। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तो डोनेशन लगता है एडमिशन के लिए। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए और सारा फीस जोड़ा जाए, यूनिफॉर्म जोड़ा जाए, खर्चा जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपए माँ बाप के ऊपर पड़ता है। गरीब माँ बाप, हमारे दलित भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे पिछड़े भाई अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन ये बेईमान सरकार जितना आपने पढ़ाई पे खर्च किया उसका ब्याज तो आपको दे नहीं पाएगी। नौकरी कहां से दे रही है? आप नौकरी कहां से देख रही है? 1 करोड़ का अगर ब्याज जोड़ा जाए, केवल ब्याज जोड़ लिया जाए तो महीने भर में 40-50 हजार आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार आपको 10 से 15 हजार नौकरी नहीं देना चाहती है। ये सरकार की ये नीयत है, ये सरकार की ये नीयत है। मैं बहुत ज्यादा बात ना करते एक बात कहूंगा। क्या बात है, हिंदुस्तान में आप आवाज उठा रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। भाई क्या यहां अंग्रेजों का राज है? क्या हम अपनी हक की बात नहीं कर सकते? अपना अधिकार नहीं मांग सकते? इनायत भाई अभी 4 बार आप बोलिए, आपको भी जेल डाल दिया जाएगा। मुझे भी जेल डाल दिया गया। मैं भी 1-2 महीने जेल रह के आया हूं। और जब मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि वहां ज्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाई जेल में बंद थे। क्यों बंद थे? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था कि वकील कहां से करें। वकील कहां से करेंगे? झूठा केस हो, इनके बड़े बड़े व्यापारी दोस्त किसी के केस में लिप्त होते हैं तो केस को घुमा के आपके ऊपर डाल दिया जाता है, इनके ऊपर डाल दिया जाता है और उनके व्यापारी दोस्त आज भी राज करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, बात सब नेता करते हैं, वोट सब मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। अगर की होती तो मैं आप सबके सामने कहता हूं आज ये दुर्दशा कांग्रेस की नहीं होती, नहीं होती। वो चाहती तो अल्पसंख्यक की पार्टी बन जाती, वो चाहती तो दलितों की पार्टी बन जाती, वो चाहती तो पंडित जी लोगों की पार्टी बन जाती, ठाकुर लोगों की पार्टी बन जाती, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, ठीक है हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, ठीक है हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का कहीं भी नुकसान होगा, उनके साथ गैर कानूनी बात होगी, गैरवाजिब बात होगी तो कांग्रेस खड़ी रहेगी। इसीलिए कांग्रेस कहीं नहीं, इसीलिए कांग्रेस कहीं नहीं। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में जाइएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, जिस पार्टी में बड़े बड़े नेता रहे, हमारे बड़े बड़े शहीद रहे, चाहे वीर अब्दुल हमीद रहे, तमाम नेता रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी, आज क्यों वो पार्टी की हालत है? ऐसी पार्टी की हालत क्यों है? क्यों हो रखा है हमारे ऐसे हालत? सोचिए, आप एक बार विचार करिएगा। जब जमींदारों का राज था, जमींदारी देखिए कोई कई लोगों ने यहाँ पे, जब जमींदारों का राज था तो आपको अपना खेत जोतने का अधिकार नहीं था। राज अधिकार, आप अपना खेत नहीं जोत सकते थे। लेकिन धीरे धीरे वो जमींदारी खत्म की, वो राजा रजवाड़ों का प्रथा खत्म की, ताकि यहाँ की आम जनता अपने आप को महसूस करे। बाबा साहब की बात सब लोग करते हैं, मंदिर सब बनवा देते हैं, एक अलग बस्ती बना लेते हैं। बाबा साहब कभी ये नहीं चाहते थे कि हमारा दलित भाई अलग रहे। वो चाहते थे हमारा दलित भाई उतने ही सम्मान से चले जितना सवर्ण लोग के जो चलते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, जो बड़े लोग चलते हैं, उनके लड़के साथ कंधा से कंधा मिला के चले और सर उठा के चले, और उसे कहीं कहने में शर्म ना आए कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। उसको ना दलित में बांटना चाहते थे, ना पिछड़ों में बांटना चाहते थे, ना अल्पसंख्यक में बांटना चाहते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने अपने भाषण में बहुत ज्यादा बात बोल दी और इनायत भाई का ऐसा इनका चेहरा है, इतना खुशी से बुलाते हैं कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैं आया और आप लोगों से मैंने बात की। किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसकी क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा। लेकिन एक बार अंत में फिर कहूंगा कि आज हिंदुस्तान में संविधान संकट में है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि लड़कों को नौकरी नहीं मिलने वाली, लड़कों को नौकरी मिलने वाली नहीं, लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है, कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर की नियुक्तियां कहीं नहीं है। ये सरकार हम लोग को धर्म के नाम पे बरगला रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कांवड़ यात्रा में जाइए, कांवड़ यात्रा में चाहिए, देखिए
वहां दलित भाई आपको कांवड़ लेके चलते मिलेंगे, पिछड़े भाई हमारे कांवड़ लेके चलते मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बाप अधिकारी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, बड़े व्यापारी हो, या कोई बाबू साहब हो, या कोई ठाकुर साहब हो, उनका लड़का वो कांवड़ आपको लेके चलता हुआ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कि उसको पता है कि एक धर्म, जाति और ये मजहब एक ऐसा अफीम है जिसको खिला के हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना के कुछ भी कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है, और वही हिंदुस्तान में हो रहा है। जाग जाइए, अभी वक्त है, अपने अधिकारों को लेकर खड़े हो जाइए, लड़िए, सड़क पे उतरिए। अगर नौकरी चाहिए तो हमें चाहिए, हमें सम्मान चाहिए तो चाहिए, हमें अगर ये हक चाहिए तो चाहिए, इसके लिए खड़े हो जाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। और जो नेता, हाँ मैं नेताओं पे भी कहना चाहता था, भूल गया, जो नेता यहाँ आता है और कहता है कि मैं आपका ये कर दूंगा, ये रोड बनवा दूंगा, ये नाली बनवा दूंगा, ये करा दूंगा, उससे पहले पूछिए कि तुम जीते तो तुम्हारे पास गाड़ी कहां से आई, तुम्हारे बाप ने कमा के दिया था? पूछिए उससे कि तुम दलित के नाम पे जीते हो, तुम पिछड़ों के नाम पे जीते हो, तुम अल्पसंख्यक के नाम पे जीते हो, तो पहला फर्ज है तुम्हारा कि तुम रोड बनवाओगे, पहला फर्ज है तुम्हारा कि तुम नाली बनवाओगे, अपना घर नहीं चमचमाओगे। जिस दिन ऐसे नेताओं के पास अब जूता उठा के खड़े हो जाएंगे ना, हिंदुस्तान की राजनीति सुधर जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये राजनीति सुधर जाएगी। ये करना पड़ेगा आपको, जागना पड़ेगा आपको। आपने मुझे मौका दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेहरू, जय भीम।